जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी माइनर का जो एग्ज़ाम हुआ है इसका आंसर की हम लोग देखेंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर दें ताकि वो भी अपना आंसर की मिला ले भैया कि हमारा 75 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो बुकलेट आपका कोड दिया रहता है, इससे क्या होता है कि ये आपका जो यहाँ पर दिया है बुकलेट, आप में क्या हो सकता है, बुकलेट सीरीज ए हो सकता है, बी हो सकता है, इसमें तो सी दिया है, डी भी हो सकता है। ये बुकलेट सीरीज अलग अलग होता है तो क्वेश्चन नीचे ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको क्या करना है बुकलेट सीरीज को लेकर के। पहले आप ये जान लीजिए, पेपर का नाम था हिंदी संरचना और अनुप्रयोग हिंदी माइनर। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सेकंड सेमेस्टर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का क्वेश्चन पेपर है। समय 2 घंटे का दिया गया था आपको। ठीक है, चलिए, अधिकतम अंक जो था आपका 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन पेपर है साथियों, यदि आप 2025 2026 27 28 जब भी आप देख रहे हैं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, यदि आपका जो सिलेबस है सब्जेक्ट है सेम है तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बुकलेट सीरीज उठाइए, अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। अंधे की लकड़ी, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहा है तो आप एकदम एक लाइन से आपको सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, चाहे बुकलेट सीरीज ए हो, बी हो, डी हो। ठीक है, क्योंकि ये सी है तो जिनका बुकलेट सीरीज होगा वो अपना अंधे की लकड़ी ये क्वेश्चन ढूंढ लेंगे, वो आपको एक लाइन से मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर की देखते हैं साथियों। चले, देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। तो देखिए अंधे की लकड़ी की से तात्पर्य होता है एक ही सहारा होना। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट था। और साथ में जो सामने सामने है इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, नीचे ऊपर करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है। चलिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे साथियों, यहाँ पर चौथा जो प्रश्न पूछा गया था आपका, आँख का अंधा गांठ का पूरा इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है जो मूर्ख हो किंतु वह धनी भी हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, निम्न में लोकोक्ति चुनिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया था, पूछा था इसमें लोकोक्ति कौन है। तो जो तीसरा ऑप्शन था आपका, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये एक लोकोक्ति है साथियों। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट था, प्रश्न नंबर दूसरे का। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया था, तिमिर का विलोम है। तिमिर का विलोम क्या होता है, तिमिर माने अंधकार होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, आलोक। आलोक माने प्रकाश होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट था 5वें नंबर प्रश्न का। चले, तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, आंख दिखाना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो क्रोधित होना होता है। ठीक है, लेकिन क्रोधित आपका नहीं दिया है, क्रोधित से संबंधित दिया है धमकी देना। आदमी क्रोधित होकर क्या करता है, धमकी देता है। ठीक है, इशारा नहीं करेगा, सलाह भी नहीं लेना चाहिए, दावा भी नहीं पूछेगा, धमकी देना क्रोधित होकर के। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का। ठीक है बाबू, चले, इसमें छठवां प्रश्न है, अस्थावर का विलोम है। अस्थावर का विलोम क्या होता है बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल बाबू, बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। छठवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चले बिल्कुल सही है, जंगम। पहला ऑप्शन आपका राइट है छठवें का। ठीक है, छठवें का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, इसमें आपका सातवां प्रश्न पूछा गया था, अनुपयुक्त का विलोम होगा। अनुपयुक्त का विलोम होता है उपयुक्त। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है सातवें का। 11वां प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, सर्च इंजन है। देखिए, फेसबुक, जीमेल और एक्स, एक्स माने ट्विटर। ठीक है, ये सभी क्या है, सोशल मीडिया ऐप है, लेकिन गूगल क्या है, गूगल आपका सर्च इंजन है, जिस पर आप कुछ भी पूछते हैं वो आपके सवाल का जवाब देता है, तो वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है 11वें का। चले, 8वां प्रश्न आपका पूछा गया था, द्विज का अर्थ है। द्विज का अर्थ होता है साथियों, जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहा जाता है। तो ब्राह्मण का 2 बार जन्म नहीं होता है, ना पक्षी का, लेकिन दांत आपका जो होता है इसका 2 बार जन्म होता है। ठीक है, एक बार आपका शायद 11 से 14 साल के बीच में टूटता है, दोबारा जाम जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 8वें का।
इसमें 12वां प्रश्न पूछा गया था, निम्न में सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? देखिए फेसबुक आपका सोशल मीडिया ऐप है, ठीक है। गूगल, बिंग और नेटफ्लिक्स, ये नेटफ्लिक्स क्या है ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है, बाकी बिंग और गूगल ये सर्च इंजन है, ठीक है। सोशल मीडिया ऐप है फेसबुक, आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सभी क्या है सोशल मीडिया ऐप है बाबू, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट था 12वें का। इसमें नामा पूछा गया था, खग का अर्थ नहीं है। खग का अर्थ क्या होता है भैया? खग का अर्थ होता है आकाश में चलने वाला वस्तु, ठीक है। आकाश में चलने वाला वस्तु बाण है, बाण भी आकाश में चलाया जाता है। तारा आपका आकाश में ही होता है, पक्षी आपका आकाश में ही उड़ता है। लेकिन यहाँ पर आकाश एक अलग से दिया है, ठीक है, उसका नाम ही दे दिया है। तो इसमें आकाश का अर्थ क्या नहीं हो सकता है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 100% करेक्ट होना चाहिए। बाकी आपके विश्वविद्यालय के ऊपर है पहला और दूसरा में से कौन मानता है, ठीक है। क्योंकि देखिए पक्षी और बाण जो हैं एकदम आकाश में ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो खग है, खग का अर्थ होता है आकाश में चलने वाला वस्तु, तो ये तीनों चलने वाले वस्तु हैं बाबू, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है, जान लीजिए एकदम 100%, ठीक है। चले अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 12 मैंने बता दिया, 9 भी हो गया। अब आपको 10वां और 13वां प्रश्न बताएंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। देखिए पर्यायवाची पृथ्वी का होता है धरा, वसुंधरा, भू, भूमि, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, सविता आपके पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 10वें का। 13वां प्रश्न आपका पूछा गया था, हिंदी के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट है। तो ई पुस्तकालय जो है हिंदी के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 13 का। चलिए अब 14वां और 18वां प्रश्न देखेंगे, हिंदी टाइपिंग का प्रकार है। हिंदी टाइपिंग का प्रकार कौन सा है? तो देखिए जो मंगल है ये हिंदी टाइपिंग का एक प्रकार है, हिंदी फॉन्ट भी इसका होता है मंगल का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। मूक क्या है? मूक्स क्या है भैया बताइए, मूक्स बताइए बाबू लोग। बिल्कुल वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम जो होता है मूक्स होता है, पहला ऑप्शन आपका राइट था 18वें का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया था, हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट है। तो कृतिदेव जो है ये हिंदी टाइपिंग का फॉन्ट है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इसमें 19वां नंबर आप लोग मिलाइएगा, ई शिक्षण में ई का अर्थ है। तो ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका चौथा में दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिखा है, तो भी आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। 19वें का चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, क्या पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडो क्या है? विंडो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 16 का। चलिए प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 20 के बारे में हम बताएंगे और आप लोग अपना आंसर के मिलाएंगे, ठीक है। ई पाठशाला ऐप विकसित किया गया है, ई पाठशाला ऐप CIET और NCERT के द्वारा विकसित किया गया है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20वां है, यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट नहीं है? तो देखिए अपराजिता और एरियल यूनिकोड MS कोकिला ये यूनिक फॉन्ट है, लेकिन यूनिकोड फॉन्ट है, लेकिन जो जनहित है ये यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है। देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है बताइए आप लोग। देखिए ब्रज भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 21 का। और जो आपका अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है ये आपके भोजपुरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें 24 नंबर प्रश्न आप लोग मिलाइएगा, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है ये आपका शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 24 का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर मिलाइएगा आप लोग, भारत की संपर्क भाषा है। तो हिंदी भारत की संपर्क भाषा है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 25 आप लोग मिलाइएगा, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो वर्तमान हिंदी है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 23 और प्रश्न नंबर 26 आप लोग मिलाएंगे, हिंदी की लिपि कहलाती है। तो जो हिंदी की लिपि है यह देवनागरी लिपि कहलाती है, दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। मानक हिंदी का जो विकास है यह खड़ी बोली से हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 26 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 27 और प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है,
27 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के व्याकरण समस्त आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो इसे मानक हिंदी कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 27 का। 30 नंबर प्रश्न पूछा था, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? राजभाषा से अभिप्राय होता है सरकारी कार्यालयों की भाषा होती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 30 का। ठीक है, चले अब प्रश्न नंबर 28 आपका इसमें पूछा गया था, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 में है। पहला ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। 31 नंबर प्रश्न है, अवधी बोली का विकास हुआ है, तो जो अवधी बोली का विकास है पूर्वी हिंदी से हुआ है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 31 का। प्रश्न नंबर 29 और प्रश्न नंबर 32 देखेंगे, कौन बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आता है, नहीं आती है, सॉरी, कौन बोली बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आती है भैया? तो जो आपकी इसमें देखिए भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये आपकी भोजपुरी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी आपकी, ठीक है, सॉरी मैंने ऊपर जो एक बार छत्तीसगढ़ी आपको बता दिया कि ये बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, ये बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर आपका 32 है, भोजपुरी का विकास हुआ है, तो जो भोजपुरी है इसका विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले प्रश्न नंबर आपका 33 और 36 देखेंगे, कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? कौरवी का संबंध पश्चिमी हिंदी से है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 33 का। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 36 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस बोली के कवि थे? तो यह खड़ी बोली के कवि थे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया था, तुलसीदास किस शैली के कवि माने जाते हैं? तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं यह अवधि के, ठीक है, अवधि शैली के कवि माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 34 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर प्रश्न है, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो यह खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है 37 का। अब प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 38 देखिएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस बोली के कवि माने जाते हैं? तो सूरदास व्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 35 का। 38 नंबर प्रश्न है, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया किस बोली के क्षेत्र हैं? तो यह जो है साथियों भोजपुरी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 और 42 देखेंगे, इनमें कौन लिपि है? तो देखें देवनागरी क्या है आपकी? देवनागरी एक लिपि है बाबू। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था। पहला ऑप्शन आपका राइट है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, तो जो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है प्राकृत भाषा से हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, प्राकृतिक आर्य भाषाओं बोलता, अगर मतलब बोलता भारतीय आर्य भाषाओं का विकास तो संस्कृत होता। ठीक है, पूछा है आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास तो प्राकृतिक से हुआ है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 42 का। अब 40 नंबर प्रश्न इसमें पूछा गया है, इनमें कौन लिपि नहीं है? देखिए अरबी एक लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुरुमुखी लिपि होती है, अवधी आपकी एक बोली है। ठीक है, चले दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 40 का। 43 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली के जन्म का समय है, तो 19वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो सन 1800 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है 43 का। प्रश्न नंबर आपका 41 और 44 है। 41 नंबर प्रश्न है, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो जो आगरा है यह ब्रज भाषा के बोली का क्षेत्र है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 41 का। चले प्रश्न नंबर 44 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो साथियों जो आपकी हिंदी भाषा है यह आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका इसमें पूछा गया है, खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली को कौरवी बोली के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 48 है, प्राचीन का विलोम है, तो प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 46 मिलाइएगा आप लोग, निम्न में कौन तालव्य ध्वनि है? तालव्य ध्वनि कौन सा है बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल च जो है आपका तालव्य ध्वनि है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 46 का। बहुत ही आसान प्रश्न आया था। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है
उन्हें कहते हैं, तो उन्हें स्वनिम कहा जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 का। प्रश्न नंबर 47 और 50 देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, कंठ ध्वनियाँ किस वर्ग में हैं? क, ग और ह, ये क्या हैं? कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, 47 का दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 है, उच्चारण के आधार पर ञ व्यंजन है, इसे ञ बोला जाता है। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में यही मुझे पढ़ाया जाता था। ठीक है, चले, अंग माने कुछ नहीं। उच्चारण के आधार पर ञ व्यंजन है, ये तालव्य व्यंजन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 50 का। मैं गांव से बिलोंग करता हूं दोस्तों। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो मेरे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। आगमन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जो आगमन शब्द में उपसर्ग जुड़ा है साथियों, यह आ है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है 51 का। प्रश्न नंबर 54 है, सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम होता है प्रलय। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 54 का। प्रश्न नंबर 52 पूछा गया था, किस शब्द में अ उपसर्ग है? ये 4 शब्द आपके दिए गए थे, पूछा था इनमें कौन किस शब्द में उपसर्ग है? तो देखिए, अमर में उपसर्ग है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 52 का। 55 नंबर प्रश्न पूछा था, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ चुका है। ठीक है, गोविंदा है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 55 का। ठीक है, चलिए, शायद सीटेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें शायद ये प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है आपका, आगमन का विलोम है। आगमन का विलोम क्या है? प्रस्थान होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 53 का। प्रश्न नंबर 56 है, अश्व का पर्यायवाची है। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? घोटक। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 56 का। चलिए, प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया, गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची विष्णुपदी है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 57 नंबर प्रश्न का। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें जो आप है, ठीक है, ये आपका सर्वनाम है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 60 का। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया था, आधार का विलोम है। आधार का विलोम क्या होता है? असार। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 58 नंबर प्रश्न का। 61 नंबर प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं विशेषण के 4 भेद होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 61 नंबर प्रश्न का। चलिए, प्रश्न नंबर आपका 59 पूछा गया, श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से है। तो जो श्रृंखला है, ये संज्ञा भेद की दृष्टि से समूहवाचक है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 59 का। प्रश्न नंबर आपका 62 इसमें पूछा गया है, मुझे थोड़ी चाप दो इस चाय है। ठीक है, चाय यहाँ पर दिया गया है। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में परिणाम, ठीक है, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत गलतियां हो जा रही हैं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर आपका 63 है, कुछ, किसी, कोई आदि किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है साथियों। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है प्रश्न नंबर 63 का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द विशेषण है? ठीक है, इन चारों में से कौन सा शब्द विशेषण है? पाक्षिक जो है आपका विशेषण है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर अपना 64 मिलाइए 64 नंबर, निम्न में कौन प्रेरणार्थक क्रिया है? तो साथियों, जो आपका इसमें सुनाना है, सुनाना, ठीक है, सुनाना, ये आपका तीसरा जो है वो आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 67 है 67 नंबर, कौन अपव्यय का भेद नहीं है? तो साथियों, जो आपका परिमाण बोधक है, यह आपका अपव्यय का भेद नहीं है। यह भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा था। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर आपका 65 पूछा गया है, निम्न कौन संज्ञा है? इन चारों में से कौन सा संज्ञा है? देखिए, हिमालय आपकी संज्ञा है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, दूसरा करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 68 है, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है? तो जो गरीबी है, यह आपका भाववाचक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट था। जो बच्चे ध्यान से पढ़ते होंगे, वो काफ़ी इजी प्रश्न आया था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 69 है, निम्न में किसे अभिकारी शब्द माना जाता है? संज्ञा को, सर्वनाम को, अपव्यय को या क्रिया को? तो जो अपव्यय है, इसे अभिकारी शब्द माना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 69 का। प्रश्न नंबर 72 है,
शुद्र भाषा शब्द में समास है, शूद्र ही लिखा है ना, थोड़ा सा इसे मैं जूम करता हूँ, ठीक है, शूद्र ही लिखा है साथियों, ठीक है। चलें, तो शूद्र भाषा शब्द में समास है तो द्वंद्व समास है, पहला ऑप्शन आपका राइट है 72 का, ठीक है। चलें, अपना 70 नंबर प्रश्न मिलाइएगा। सज्जन का संधि विच्छेद है, तो बहुत ही आसान है, सतधनजन सज्जन, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 70 का। अब इसमें आपका, हाँ यहाँ मैंने 72 पढ़ा दे, प्रश्न नंबर 73 है, मनोविज्ञान में कौन संधि है, तो मनोविज्ञान में साथियों विसर्ग संधि है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन 73 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है, तो आप सभी लोग जानते हैं प्रेम होना, आंखें चार होना, पहला ऑप्शन आपका राइट है 74 का। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है प्रश्न नंबर 71 और 75 मिलाइएगा अपना अपना। राम कृष्णों में कौन सा समास है, तो राम कृष्णों में भैया कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब प्रश्न नंबर 75 आपका क्या पूछा गया था, कान भरना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है चुगली करना, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट था 75 का, ठीक है। ये रहे दोस्तों आपके 75 प्रश्न, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को, इस पेपर को आगे जरूर सेंड करेंगे ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो अपना आंसर की मिला लें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं, आपके थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट हो गई है साथियों, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करें। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।